इस विषय पे हमसे नहीं पूछा जाए तो बेहतर हो। खाली मस्तिष्क शैतान का कार्यशाला बन जाता है। स्वागत है आपका नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार सूर्य और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स। साथियों, झाझा में निगत 2 वर्षों से नियुक्त झाझा को एक नई दिशा देने वाले हमारे थाना अध्यक्ष श्री राजेश शरण जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे कुछ बातें की जाए और उनके बारे में जाना जाए। फॉर्मल टॉक्स के स्टूडियो में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आप अच्छे दिनों से झाझा में पोस्टेड है, तो आप झाझा को किस तरह आग पाए हैं अब तक? देखिए, झाझा एक हमारी बहुत ही पवित्र कर्मभूमि है। अभी तक तो बहुत से थाना में एसएचओ के रूप में कार्य करने का मौका मिला है, लगभग 20 से अधिक थानों में। लेकिन झाझा उसमें से थोड़ा ज़्यादा यूनिक है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, काफ़ी स्नेह रखते हैं, अच्छे कार्यों में लोगों का बहुत सहयोग मिलता है और इस कारण मुझे पता ही नहीं चला ये 2 वर्ष कैसे बीत गया यहाँ पे। ये आपके झाझा में आने से पहले और आने के बाद यहाँ का अपराध का दर क्या है? पहले ज़्यादा था या अब कंट्रोल हो चुका है? ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो आम लोगों को और खास करके आप लोग भी यहाँ के रहने वाले हैं। ये तुलनात्मक जो तुलना है वो आम जनता करती है, समीक्षा भी आम जनता करती है, तो इसमें मेरा कोई कमेंट नहीं होगा। लेकिन जो इस तरह से आंकड़ों पर, सरकारी आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो निस्संदेह पहले ज़्यादा हुआ करता था और अभी बहुत कमी आई हुई है। क्या अपराध पर पुनः नियंत्रण संभव है? मतलब क्या हम अपने समाज में अपराध मुक्त समाज की परिकल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल ही कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सभी वर्गों का, सभी लोगों को बिना किसी का आलोचना किए और एकदम साथ आना होगा, सबको सहयोग करना होगा। पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो समाज के सभी वर्गों को देना होगा और इसमें कोई राजनीतिक दल या धर्म या जाति ये सब से ऊपर उठ करके कार्य करना होगा, तो बिल्कुल ही संभव है। सर, बच्चों में एक नशा का लत बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसमें उसके माता पिता ज़्यादा जिम्मेदार हैं या समाज? देखिए, कहा जाता है कि बच्चे जो है सबसे पहले संस्कार अपने घर में सीखते हैं और जो पहली पाठशाला है वो घर है। तो बच्चों को वहाँ पे जो पालन पोषण घर में होता है तो उन्हें निस्संदेह अच्छा संस्कार दिया जाए, उनको अच्छे चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाए। और एक कहा जाता है कि खाली मस्तिष्क शैतान का कार्यशाला बन जाता है। तो बच्चों को किसी अच्छे कार्यों में, जिसमें भी उनकी रुचि हो अच्छे कार्य में, उसमें ज़्यादा उनको लगाया जाए तो बच्चे ये गलत जो करने की उनके मन में बात आती है तो उस तरफ वो अग्रसर नहीं होंगे। तो इसके लिए गार्जियंस को, पेरेंट्स को चाहिए कि सबसे पहले बच्चे को ये जाने कि उसकी रुचि किस चीज़ में है। फॉरेन वगैरह में आप देखते हैं कि वो एटीट्यूड टेस्ट हुआ करता है बच्चों का, तो वो देखा जाता है कि बच्चे की रुचि किस में है। तो हर बच्चा वो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्षेत्र में, किसी का गेम में रुचि है, किसी का संगीत में रुचि है, किसी का हो सकता है कि डायलॉग डिलीवरी में रुचि हो, किसी का पेंटिंग में रुचि हो, तो किसी का वो क्रिकेट में है, तो किसी का फुटबॉल में है, किसी को दौड़ने में है। तो तरह तरह का अलग अलग ये है। तो इंटरेस्ट किसी न किसी को किसी न किसी चीज़ में है, तो उस चीज़ को नज़दीक से जानने की ज़रूरत है। और ये घर के पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा नज़दीक से देखते हैं, जानते हैं, तो उनके बच्चे किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं वो उनको बखूबी पता होता है। तो उसी चीज़ में वो अपने बच्चे को अगर आगे बढ़ाएं तो बच्चे गलत नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है। और दूसरा कि ऐसा हो ही नहीं कि वो होता क्या है कि फिर दूसरे स्टेज में बच्चे जब ज़्यादा थोड़ा सा ओवर एक्ट करने लगते हैं तो उस पर सामाजिक नियंत्रण के लिए समाज को आगे आना होता है। तो उस समय भी अगर बच्चे फिर नियंत्रण से बाहर होते हैं तो फिर वो लास्टली वो नियम कानून से उन्हें ये संभाला जाता है। तो वो स्थिति नहीं आवे, वो पूरी तरह से बच्चे नियंत्रण में हैं और अगर पेरेंट्स ईमानदार प्रयास करें तो कभी भी वो स्थिति नहीं आएगी कि बच्चे बिगड़ जाएंगे या नशा का सेवन करेंगे। उनको नज़दीक से, बच्चे को ज़्यादा स्नेह की ज़रूरत है, ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। वो प्यार की भाषा से उसे समझावें और बच्चों के रुचि के अनुसार उसे अच्छे कार्यों में लगाएं और उसमें इंटरेस्ट जगाएं। धन्यवाद। सर, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी अपराध को जन्म देती है। क्या यह कहना उचित है कि इसी के कारण अपराध बढ़ रहा है? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता मेरे ख्याल से।
चूँकि लॉर्ड बेकन एक हुआ करते थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी नाम है उनका। उनका कहना था कि अत्यधिक दरिद्रता और भूखमरी क्रांति को जन्म देती है, क्रांति को, रेवोल्यूशन को, न कि अपराध को। अपराध और क्रांति दोनों में अंतर हुआ करता है। तो मेरा मानना है कि गरीबी और भूखमरी से वो अपराध को कोई लेना देना नहीं। ये अपराध करने वाले जो हैं उनकी एक अलग जाति हुआ करती है। वो जो अपराधी होते हैं वो मन से अपराधी होते हैं, वो गरीब और धनी का इसमें कोई बात नहीं। एक ये जो मानसिकता है, अपराध करने की एक मानसिकता है, वो किसी भी वर्गों में हो सकती है। बहुत बार आप देखे होंगे बड़े बड़े शहरों में आईआईटी करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले छात्र भी वो अपराध कर बैठते हैं। और पटना में ही आपका एक मनीष नाम का कुछ दिन पहले बहुत चर्चित घटना हुआ था, वो सुपारी किलिंग में, वो आईआईटी का छात्र था। तो ये मेरा मानना है कि ये बिल्कुल ही ये एक मानसिकता है अपराध। ये इसको इकोनॉमिक स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। और बस हमको लगता है कि नेगेटिविटी, आप कह सकते हैं कि अगर नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तो उससे जो है अपराध का जन्म होता है। तो ये नेगेटिविटी को कैसे ख़त्म किया जाए, ये एक अलग क्वेश्चन है। और उसके लिए जो अच्छे लोग हैं, जैसे आप लोगों ने एक पहल किया, ये निश्चित रूप से लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए, देखना चाहिए। और आपके इस कार्यक्रम से, इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, तो निस्संदेह समाज में एक पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। हमारा ये मानना है कि हम अंधेरा को कोसने से, अंधेरे को अगर बार बार कोसे कि बहुत ही अंधेरा है, कार्य करने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, तो ये आलोचना करने की जो एक मनसा हमारे मन में हो गई है, तो इसको छोड़ करके हम एक अगर दिया जलाएं, एक छोटा सा दीप ही जलाएं, तो कुछ तो उजाला होगा। तो ये चीज़ अगर सारे लोगों में आ जाए कि हमको अंधेरा को दूर करना है, न कि अंधेरा को कोसना है। अंधेरा को कोसने से, अंधेरे का आलोचना करने से बेहतर है कि समाज को थोड़ा सा कम से कम उजाला करने के लिए एक दिया तो जला सकते हैं। तो ये अगर सारे लोगों के मन में अगर आए कि हमें जो है वो अच्छा कार्य करना है, तो अच्छा कार्य छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा होता है। और निस्संदेह कई छोटे अच्छे कार्य मिलकर बहुत बड़ा अच्छा कार्य हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से ये एक मानसिकता है और ये नकारात्मकता का परिणाम है। ये अशिक्षा और ये इकोनॉमिक स्टेटस से इसको कोई लेना देना नहीं। बहुत से अच्छे अच्छे आदमी को आप देखेंगे, काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं, वो अशिक्षित हैं, उनकी परिस्थिति रही होगी कि वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, वो सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं। और थाने में भी बहुत से वैसे लोग आते हैं जो उनका विचार सुन करके इतना अच्छा लगता है कि वो ऐसे देहात क्षेत्र से लोग आते हैं, कई एक लोग, तो वो अंगूठा का निशान लगाते हैं। लेकिन जब उनसे बात करते हैं तो लोकल लैंग्वेज में ही, और उनकी भावनाएं जो बाहर आती है, तो हमको लगता है कि ये लोग बहुत ही रिगार्ड के पात्र हैं। तो ये हम इस बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सर, एक अधिकारी के ऊपर प्रेस, जनता, राजनीति एवं कई सारे दबाव होते हैं। इस दबाव में आप कार्य कैसे कर पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर आप पुलिस के कार्य के संबंध में जानना चाहते हैं तो निस्संदेह पुलिस का काम बहुत चुनौतीपूर्ण है। जी बिल्कुल। और हमारे पुलिसकर्मी, पुलिस के लोग 1,000, 1,500 किलोमीटर दूरी से आकर के काम करते हैं और अपने घर को, परिवार को, रिश्तेदार को, सबको छोड़ करके यहाँ जनता की सेवा के लिए कार्य करते हैं। वो पुलिस की कुछ आलोचनाएं भी होती है, तो हमारा ये मानना होता है, हमारा ये सोच है कि जिनसे अपेक्षाएं लोगों की अधिक है, तो निस्संदेह अपेक्षा लोग ज़्यादा पाल करके रखते हैं, तो वो मजबूरन उनकी आलोचना तो होगी ही। वो ऐसा नहीं है, वो 99.9% लोग वो पुलिस के अच्छे कार्यों में सहयोग करने वाले होते हैं। वो 1.1% में हम उन लोगों को मानते हैं जो अपराधी तत्व के लोग हैं, अराजक तत्व के लोग हैं, तो वो पुलिस अच्छा करे या कुछ भी करे तो उससे उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 99% लोग समाज में अच्छे होते हैं जो पुलिस के हर अच्छे कार्यों में सहयोग करते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो आपने कहा पॉलिटिकल पार्टीज़ या प्रेस, ये सब
से। तो सबका अपना जॉब है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लोग अपना जॉब करते हैं, प्रेस अपना जॉब और पुलिस अपना जॉब करती है। तो हम किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो सब में पुलिस को जब भी अच्छा कार्य होता है तो निस्संदेह सभी लोगों का सहयोग मिलता है। वो पॉलिटिकल पार्टी और एज ए मैन, एज ए ह्यूमन बीइंग, वो सारे लोग सपोर्ट करते हैं अच्छे कार्यों में। तो इसमें कोई बहुत बाधा उत्पन्न नहीं। सर, स्वाभाविक बात है कि पुलिस जो है जनता की सुरक्षा के लिए दी गई है, फिर भी जनता पुलिस से डरती है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा हर जगह नहीं है। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि लगभग 20 से अधिक थानों में रहा, पहले भी कहा कि अपना अपना कार्य करने का एक तरीका होता है। हम जहाँ भी रहते हैं वो आम लोग जो भी अपनी समस्या लेकर के आते हैं, गरीब लोग, शोषित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, या बिल्कुल फोर्थ मैन ऑफ द सोसाइटी, उस टाइप के लोग, तो उसको हम बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। और उन लोगों के लिए हम थाने में, आपने देखा होगा कि स्पेशली वो लकड़ी का बैठने के लिए बेंच वगैरह भी बनवा करके रखा कि किसी को खड़ा नहीं रखें, सभी को बैठाएं, सभी को कम से कम पानी चाय तो ज़रूर ऑफर किया जाए। और लोगों से हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं, सामुदायिक पुलिसिंग करते हैं। हमारी पुलिसिंग जो है वो एक एक आदमी के दरवाजे तक जाती है। वो पिछले दिनों हमने जुड़पनिया में कम्युनिटी पुलिसिंग किया था जाड़े के टाइम में। वो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भी संयोग से डॉक्टर सौर्य सुमन सर, ये उनके नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं। वो बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व के आदमी हैं, बहुत ही अच्छे। उनका जो कार्य करने का ढंग है वो भी हमें बहुत प्रेरित करता है, क्योंकि हम लोग जितना कम्युनिटी पुलिसिंग करना चाहते थे, कर रहे थे, उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके वो कराना चाहते हैं। तो हम लोग को और बल मिला, और नतीजा है कि उनके नेतृत्व में हम लोगों ने कुछ दिन पहले जुड़पनिया में कम्युनिटी पुलिसिंग का कार्यक्रम किया। वो इतना ज़बरदस्त रहा था कि करीब 3000 से अधिक लोगों को, जो जेन्युइन नीडी लोग थे, उन लोगों को जमुई पुलिस परिवार की ओर से कंबल जाड़े के दिनों में दिया गया था। और जो भी ज़रूरतमंद थे, जिनको लंच बॉक्स की ज़रूरत थी, जिनको वाटर बोतल की ज़रूरत थी या फिर बकेट की ज़रूरत थी, ये सब हम लोग दिए थे। साथ ही सभी लोगों का एक खाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन पब्लिक के साथ खाना एक अलग ये रखता है। तो हम लोग लगभग 3-4 हज़ार आदमियों के खाना का व्यवस्था करवाए थे वहाँ पे, और सारे लोग मिलकर के, सब, किसी के लिए कोई आम और ख़ास वाली व्यवस्था नहीं थी, विशेष व्यवस्था और ये नहीं थी, सबके लिए एक तरह की व्यवस्था थी। और सारे लोग, वो कितने भी, चाहे जो भी गरीब हो, उसमें कोई स्टेटस नहीं, और सब लोग, हम लोग एक साथ खाना खाए थे। तो और इस तरह से हम लोग जब भी पेट्रोलिंग वगैरह में निकलते हैं और सबका हालचाल जानते हैं, ट्राइबल एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पे लोग जल्दी जाना नहीं चाहते थे, तो आज बेहिचक हम लोग जाते हैं कहीं भी, जंगल में, पहाड़ों में, इस सब में, जहाँ पे वो जनजाति के लोग वहाँ पे निवास करते हैं, तो उन तक भी पहुँच करके उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं। डे टू डे ये हम लोग का काम है। तो मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ किसी भी आम लोगों में डर है, लेकिन डरना चाहिए वैसे लोगों को जो आपराधिक तत्व के लोग हैं, अराजक तत्व के लोग हैं, उनको निश्चित रूप से डरना चाहिए। वो चूँकि वो गलत करते हैं तो डर उनमें होनी चाहिए, लेकिन आम लोगों में पुलिस का खौफ नहीं हो, इसका हम लोग पूरी तरह से ख्याल रखते हैं, और आम लोगों में एक ऐसा बेहतर माहौल बना करके रखना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता, आप लोग तो लोकल लेवल पे आप लोगों की बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत से लोग हैं, आप लोगों को बताते होंगे कि लोग वास्तव में क्या हमसे आम लोग मिलने में खौफ खाते हैं। 24 घंटा मेरा दरवाज़ा सबके लिए खुला रहता है, और बहुत ही थाने में लोग आते हैं तो किसी दूसरे पदाधिकारी से मिलना नहीं चाहते, मुंशी से मिलना नहीं चाहते, सारे के सारे लोग SHO से मिलना चाहते हैं, राजेश सरन से मिलना चाहते हैं। तो ये एक तरह से जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने बहुत हद तक कम किया है, और निस्संदेह जो पुलिसिंग यहाँ पे हुई है वो कम्युनिटी पुलिसिंग हुई है। तो आम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है पुलिस से। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सारे लोगों से अनुरोध करूँगा कि जिनकी भी जो समस्या हो, निस्संदेह 24 घंटा मेरा दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है, कभी भी हमसे मिल सकते हैं। और किसी भी तरह की समस्या हो, कोई आसपास की सूचना हो, कोई अपराधी के बारे में सूचना हो, कोई अराजक तत्व के बारे में सूचना हो, कोई उपद्रवी के बारे में सूचना हो, कोई नशाखोरी के बारे में सूचना हो, या फिर शराब के बारे में सूचना हो, तो वो लोग मेरे मोबाइल पर भी दे सकते हैं सूचना,
और बिल्कुल इस तरह की गारंटी है, 100% गारंटी है कि त्वरित कार्रवाई होगी। और दूसरी गारंटी ये है कि जो सूचना देने वाले लोग हैं उनके नाम और पहचान को बिल्कुल ही हम लोग गुप्त रखेंगे, उसको कभी भी एक्सपोज नहीं होने देंगे, ताकि उनको कोई खतरा नहीं हो। क्योंकि जो लोग हमको बता रहे हैं उनको किसी भी तरह का खतरा नहीं होने देंगे, ये मेरा संकल्प है। तो आम लोगों को पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। धन्यवाद। सर, आप जब ऑफ ड्यूटी होते हैं तो आप क्या करना पसंद करते हैं? देखिए, जब ऑफ ड्यूटी होते हैं, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो मैं थोड़ा एकांत में रहना पसंद करता हूँ। एकांत में रह करके और ये सोचने का प्रयास करता हूँ, ये मेडिटेशन में जाना पसंद करता हूँ। योग से जुड़ा रहा हूँ, लगभग 20 वर्षों से अधिक समय से योग साधना से जुड़ा रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कभी भी या फिर कभी भी अगर छुट्टी में जाता हूँ तो ज़्यादा समय दे पाता हूँ अध्यात्म के लिए। और ड्यूटी से ऑफ होने पे भी अध्यात्म में थोड़ा समय देना चाहता हूँ, देता भी हूँ। और मेडिटेशन करना चाहता हूँ। मेडिटेशन करने के बाद खास करके एकांत में रह करके मैं ये सोचता हूँ कि पिछले दिनों मुझसे क्या कुछ गलती हुई है और ये किसके साथ मैंने इंसाफ नहीं किया, किसके साथ मुझसे गलती हो गई। और उस बारे में मैं काफ़ी मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ। और ये सोचता हूँ कि अगर किसी के साथ मैं इंसाफ नहीं कर पाया तो फिर कैसे इसको फिर एक ये किया जाए कि उस आदमी में फिर से विश्वास जगे, अगर नहीं हो पाया किसी कारण से। तो ये इस पर मैं गहरी चिंतन करता हूँ। और ख़ास करके मैं सारे लोगों को भी कहता हूँ कि ईश्वर कहीं और नहीं है, ईश्वर सबके अंदर में है। जो सोल है, सबका सोल है, ये हर समय हमारे साथ रहता है और हमारे हर कार्यों को देखता है, हर कार्यों को नज़दीकी से देख करके उसका समीक्षा भी करता है। तो हमको सारे लोगों को मनन चिंतन करनी चाहिए कि हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। और आपका ये सोल बताएगा, रिप्लाई आपको करेगा कि आपने अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया। और निस्संदेह अगर आप अपने सोल पे भरोसा करते हैं तो आपके गलत कार्यों के लिए वो आपसे प्रायश्चित कराएगा कि आपने ये गलत किया, यू हैव टू रियलाइज इट, आपने ये गलत किया है और आपको ये नहीं करना चाहिए था। ये सोल आपको इन्फोर्स करता है। तो इस तरह से अब अगर आप अपने सोल के अनुसार चलते हैं तो आप आत्मानुरागी होंगे और आपका जो है वो प्रकृति से प्रेम होगा, प्रकृति से काफ़ी प्रेम होगा, प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होगा। और जो भी एनिमल्स हैं, ये हैं, पेड़ पौधे हैं, सारे लोग हैं, ये हर मनुष्य में जितने भी लोग हैं, तो सब लोगों से हम लोगों को ये लगेगा कि सबसे जो है काफ़ी अंतरंग संबंध है, तो हम उनको खोना नहीं चाहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर हम कुछ गलत नहीं कर सकते, इसलिए अपने सोल पर अगर छोड़ दें तो हमारे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, आत्मबल बढ़ेगा। और दूसरा कि हमारा आत्मा कभी गलत कार्य हमें नहीं करने देगा। तो आपने जो ये क्वेश्चन किया, मैं हमेशा से जब भी अकेले रहता हूँ, जब इन कार्यों से अलग होता हूँ, तो अपने आत्मा पे पूरी तरह से वो उसके साथ जाता हूँ, उसके साथ रहता हूँ और ये मनन चिंतन करता हूँ। धन्यवाद। राजेश शरण से थाना प्रभारी राजेश शरण तक का सफ़र आपका कैसा रहा? देखिए, मैं राजेश शरण हूँ, था और रहूँगा। और ये थाना प्रभारी शब्द, थानाध्यक्ष शब्द, ये एक जिम्मेवारी का शब्द है। ये जो अतिरिक्त जिम्मेवारी का बोध कराता है। ये मेरा मानना है कि लगभग 94 में इस सेवा में मैं ज्वाइन किया था और उसके 2-3 साल के बाद से ही निरंतर थाना प्रभारी ही रहा हूँ। लगातार काफ़ी दिनों तक का सफ़र रहा है। तो इस नाते जितने जगहों पे मैंने पहले मेरा जो प्रोबेशन हुआ प्रारंभिक दौर पीटीसी के बाद, वो जहानाबाद हुआ था। जहानाबाद में व्यवहारिक प्रशिक्षण के बाद मेरा स्थानांतरण औरंगाबाद में हुआ था। औरंगाबाद में मैं सबसे पहले नबीनगर थाना प्रभारी बना था। उसके बाद गोह थाना प्रभारी, ओबरा थाना प्रभारी, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ पटना, तो पटना में धनरुआ थाना प्रभारी बना था।
फिर पटना से मेरा स्थानांतरण हुआ, चला आया था इस जोन में। तो इस जोन में लखीसराय आया था। लखीसराय में चानन थाना प्रभारी, उसके जस्ट बाद फिर वो नगर थाना प्रभारी लखीसराय, वो 2007-8 के दौर में ही था। और फिर उसके बाद वहाँ से बेगूसराय बदल के गया था। तो बेगूसराय में बछवाड़ा, सबसे पहले वहाँ मंसूरचक थाना प्रभारी बना। मंसूरचक के बाद बछवाड़ा, बछवाड़ा के बाद बरौनी, और फिर वहाँ से मुंगेर आना हुआ। मुंगेर आने के बाद मेरा पहली बार वहाँ बरियारपुर में हुआ आने के साथ ही। बरियारपुर के बाद फिर जमालपुर, जमालपुर के बाद खड़गपुर, और इसी बीच मेरा प्रोन्नति भी हुआ। प्रोन्नति होने के बाद फिर वहाँ पे खड़गपुर में पुनः मेरी पदस्थापना हुई थानाध्यक्ष के रूप में ही, इंस्पेक्टर का मैसेज हो। और उसके बाद से निरंतर कासिम बाज़ार थाना, वो कोतवाली थाना, मुफस्सिल थाना, इन सभी थानों में थानाध्यक्ष रहा। फिर इसी क्रम में वो बीहपुर में भी थानाध्यक्ष रहा था। फिर वहाँ से जब ट्रांसफ़र हुआ मेरा, तो यहाँ आने के बाद वो जमुई थानाध्यक्ष के रूप में रहा, और जमुई थानाध्यक्ष के बाद फिर यहाँ झाझा में के रूप में रहा हूँ। तो बहुत लंबा समय रहा है मेरा थानाध्यक्ष के रूप में। तो मेरा ये मानना है कि ये एक सेवा का बहुत ही अच्छा मौका है, और इससे बेहतर कोई सेवा का मौका नहीं हो सकता है। पुलिस में थानाध्यक्ष का जो कार्य है, तो इसमें सेवा का काफ़ी मौका है, और गरीब लोग, पीड़ित लोग, शोषित लोग, ये सब लोग को एक थानाध्यक्ष के रूप में जितना मुझे सेवा करने का मौका मिला है, मैं निरंतर करता रहता हूँ। और यही है। जहाँ तक सवाल है मेरे नाम से, तो मेरे सेवा के चलते मुझे बहुत लोग जानते हैं, और पूर्व लगभग 28 वर्ष पहले भी मैं जहाँ भी पदस्थापित था, वहाँ के लोग भी लगातार जुड़े हुए हैं, मेरे पास आते रहते हैं उस समय से लगातार लोगों से। तो ये सब सेवा के चलते ही हो पाया है। तो निस्संदेह मैं जब तक थानाध्यक्ष हूँ फिर सेवा कर रहा हूँ। थानाध्यक्ष के बाद भी मैं जहाँ भी रहूँगा, जैसे भी रहूँगा, क्योंकि मेरे नस नस में सेवा भावना है। तो मैं जिस रूप में वो जनता को इसी तरह से वो सेवा हमेशा करता ही रहूँगा। सर मैं दोबारा पूछता, सेवा मुक्त होने के बाद आप क्या करना पसंद करेंगे? देखिए, जब तक सेवा में हैं तो भी सेवा कर रहे हैं, और सेवानिवृत्त होने के बाद, आपका क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी मैं जहाँ भी मौका मिलेगा वो लोगों की सेवा में निरंतर लगा रहूँगा। और इसके साथ अतिरिक्त कुछ मेरी योजनाएं हैं। अध्यात्म में ज़्यादा समय दे पाऊँगा, योग में ज़्यादा समय दे पाऊँगा, अपने परिवार, रिश्तेदार, इन लोगों को ज़्यादा समय दे पाऊँगा। क्योंकि एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में वो छुट्टी की काफ़ी समस्या रही है। तो निस्संदेह सेवानिवृत्ति के बाद मैं चाहूँगा कि वो खास करके ऑल ओवर इंडिया में, हमारे भारत में जितने भी अच्छे धार्मिक स्थल हैं, तो जितने जगह, मैक्सिमम जगहों पे मैं घूम सकूं, दर्शन कर सकूं। और ये उसके बाद विदेशों में भी हमारे रिश्तेदार लोग रहते हैं, अगर मौका मिला तो विदेश में उन लोगों से भी मिलने के लिए जाना चाहेंगे। और साथ में जो शेष जीवन है वो लोगों के लिए समर्पित रहेगा। वो इसी तरह से सभी को सेवा करते करते, और फिर जो सर हम चाहते हैं कि 2 शब्द आप इसमें सुविचार लिखें और अपना हस्ताक्षर दें।